Okay, so finally यहाँ पे देखिए displacement reaction. In the displacement reaction, an ion or an atom in a compound is replaced by an ion or another element. It may be denoted as x plus yz, that is converts into xz plus, तो y को निकाल के x एंटर हुआ z के साथ. So this is the displacement reaction. Which reaction? Like substitution होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिट इनटू द टू कैटेगरीज. एक मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, दूसरा नॉन मेटल का. तो सबसे पहले मेटल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं. A metal in a compound can be displaced by the another metal in an uncombined state. We have already discussed about this class of the reaction under the section 8.2.1. ऑलरेडी पढ़े थे हम, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिए थे, फिर उसमें हमने जिंक रॉड रखा था, आया ना. तो जिंक सॉल्यूशन में गया था और सॉल्यूशन का कॉपर बाहर निकल गया था, उस कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हुआ था, सॉरी जिंक रॉड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हुआ था. यस और नो? वैसा ही हमने AgNO3 के सॉल्यूशन में किसको रखा था? कॉपर. तो सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर रॉड. यस और नो? तो ऑलरेडी हमने ये देख लिया हुआ है. So metal displacement reaction find a many application in a metallurgical process in which pure metals are obtained from their compounds in a ores. A few example are like Cu, जैसे आपने कॉपर नाइट्रेट लिया था ना, CuNO3 ट्वाइस, NO3 माइनस होता है तो CuNO3 ट्वाइस. वैसे यहाँ पे क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4, और हमने क्या रखा? जिंक. तो हमें पता है कि जिंक इज अ हाई रिएक्टिव देन द कॉपर. याद रखना ही पड़ेगा. पसा काका ने कार मांगी, अल्लादीन ने क्या किया? जिंक के वो बोला, तो ये लोखंड का लोटा हाथ में ले, यानी Hb आ जाएगा, और उसमें कॉपर डाल, फिर क्या डाल? मर्क्यूरी, तो वो चांदी सोना बन के निकलेगा. फिर पसा काका कार ले आएंगे बेच के, है ना. चलो, सो उस एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हमें पता चलेगा कि जिंक इज मोर एक्टिव देन द व्हाट? कॉपर. ओके, अल्लादीन के बाद, एल्यूमिनियम के बाद जिंक आ गया था, जिंक आ गया था, और फिर कॉपर का लोटा हाथ में लिया था. इन शॉर्ट, कॉपर इज बिलो देन द जिंक. तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, एंड दैट्स व्हाई Cu निकल जाएगा सॉल्यूशन में से, ZnSO4 बन जाएगा. Cu को डिस्प्लेस कर देगा कौन? जिंक. लाइकवाइज वेनेडियम पेंटॉक्साइड का कैल्शियम के साथ रिएक्शन करे तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा CaO, और वेनेडियम वहां से निकल जाएगा. बराबर. ऑक्सीडेशन नंबर इज योर प्रैक्टिस नाउ. ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर आपको प्रैक्टिस करने, जो इसका जो भी ना समझ में आए मुझे पूछना, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी एक्सप्लेन करूंगा. इट विल टेक टाइम. Likewise, TiCl4 plus Mg. Mg is higher reactive than the titanium. तो MgCl2 बनाएगा. ओके, Mg+2 बनाता है तो MgCl2 बनेगा, और Ti 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. प्योर ऑक्सीडेशन, प्योर एलिमेंटल स्टेट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे -1 था, -1 × 4, तो Ti बिकम +4. Mg का प्योर एलिमेंटल फॉर्म 0, यहाँ पे Mg का +2, Cl का -1. यस और नो? लाइकवाइज क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, जिसमें क्रोमियम एज अ +3 है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा. एल्यूमिनियम इज हाई रिएक्टिव देन द क्रोमियम, सो क्रोमियम के साथ वो क्या बना देगा? Al2O3, और क्रोमियम को डिस्प्लेस कर देगा. इन ईच केस रिड्यूसिंग मेटल इज अ बेटर रिड्यूसिंग. रिड्यूस कौन हो रहा है? रिड्यूस कौन हो रहा है इसमें? तो मानो कि Cr रिड्यूस हो रहा है, +3 to 0. यस और नो? इसमें टिटानियम रिड्यूस हो रहा है, +4 to 0. इसमें वेनेडियम रिड्यूस हो रहा है, +5 to 0. इसमें कॉपर रिड्यूस हो रहा है, +2 to 0. तो रिड्यूसिंग मेटल इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन वन दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड, व्हिच इज evidently shows more capability to lose the electron as compared to that one is. वापस समझना अच्छे से कि reducing metal is better reducing agent. reducing agent जो होता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन. याद आया? रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन. तो रिड्यूसिंग मेटल इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन वन. किसके कंपेयर में वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है? वन दैट इज बीइंग रिड्यूस. ओके, अब ये रिड्यूसिंग मेटल से एक्चुअली आपको क्रोमियम टिटानियम नहीं लेना है. रिड्यूसिंग मेटल मतलब कि रिड्यूस कौन करवा रहा है? तो रिड्यूस कौन करवा रहा है? जैसे कि अगर एक ही रिएक्शन लेके समझे तो क्रोमियम वाला रिएक्शन लेके लेते हैं मुझमें. क्रोमियम का क्या हो रहा है? +3 to 0 रिडक्शन हो रहा है,
कौन कर रहा है? तो एल्यूमिनियम इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट. विच वन? एल्यूमिनियम is better reducing agent than the one that being reduced. कौन reduce हो रहा था? क्रोमियम. तो क्रोमियम के कंपेयर में एल्यूमिनियम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम ने क्रोमियम का क्या किया? रिडक्शन करवाया, है ना, विच इज एविडेंटली शो मोर कैपेबिलिटी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन. वो भी कैसे? तो देखो एल्यूमिनियम ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए किसको? क्रोमियम को. तभी वो +3 में से क्या बना? 0 इलेक्ट्रॉन गेन करके. और एल्यूमिनियम ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम खुद क्या बना? Is it clear? So it is more evidently shows the more evidently shows the more capability to lose the electron as compared to that of that one that going to be reduced. मतलब Cr के कंपेयर में एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है. क्लियर हुआ? आएगा ना? यहाँ पे रिड्यूसिंग मेटल से थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे ना तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा. क्योंकि रिड्यूसिंग मेटल जो है ना, माइंड में पहले क्रोमियम का इंप्रेशन क्रिएट करता है क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा था. But actually में aluminum is the better reducing agent than that one being is reduced. मतलब aluminum is better than the what? Chromium. इस तरह का सेंटेंस है. नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन इंक्लूड्स हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट. नॉन मेटल में जनरली कोई ना कोई तो नॉन मेटल डिस्प्लेस होगा. तो रेडॉक्स रिएक्शन में खास करके नॉन मेटल तो बहुत कम है, बट उसमें सबसे फोकस किया जाता है ज्यादा हाइड्रोजन पे. किस पे? हाइड्रोजन को निकाल के कोई और एंटर हो जाएगा, दैट इज द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट. ओके. और दूसरा है रेयरली अकरिंग रिएक्शन विल इन विच व्हाट गोइंग टू बी डिस्प्लेस्ड? ऑक्सीजन. तो नॉन मेटल में दो चीज आप ध्यान रखोगे, हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन. ऑल द अल्कली मेटल्स एंड सम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लाइक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम विच आर वेरी गुड रिडक्टेंट. रिडक्टेंट्स मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट. ओके. विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर. तो आपने पढ़ा हुआ है 10th में, metal with the cold water like sodium plus hydrogen water, calcium plus water. water कौन सा है यहाँ पे? cold. These are the two reactive metals. आपको पता है, according to 10th standard की बात कर रहा हूँ मैं. And that's why they form the hydroxide of the metal. वैसे नया भी नहीं है, चैप्टर नंबर 10 ऑलरेडी कवर्ड. याद आया? एक टेबल बनाने को बोला है मैंने. ग्रुप नंबर 1 का वाटर के साथ रिएक्शन, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स का वाटर के साथ रिएक्शन. ये ग्रुप नंबर 1 का है, ग्रुप नंबर 2 का है. और आपने वहां देखा होगा हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है बाय लूजिंग द हाइड्रोजन. तो देखो वाटर में से H2O में HOH होता है, आया ना? तो एक H को निकाल के कौन आ गया? Na. दूसरे बार H को निकाल के कौन आ गया? Ca. तो नॉन मेटल निकला तो सही, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल बट विद द मेटल आयन. एक कैटेगरी ये हुआ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट. क्लियर हुआ? लेस एक्टिव मेटल्स है लाइक मैग्नीशियम है, आयरन है, दे रिएक्ट विद द स्टीम. वो डायरेक्टली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे नहीं, वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे? स्टीम. वैसे यहाँ पे गैस आ जाना चाहिए, लिक्विड नहीं चलेगा. गैस होगा तो स्टीम आपको क्लियरली समझ में आएगा. वैसे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो हम लिखते नहीं है कभी भी सॉलिड गैस. जब मेन इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन आता है तभी लिखते थे, बाकी तो हम वैसे निगलेक्ट करते हैं, बट लिखना चाहिए अगर आपको पता है तो. तो यहाँ पे स्टीम बोल रहे हो तो मतलब H2O क्या होना चाहिए यहाँ पे? गैसियस फॉर्म में. अगेन मेटल ही है तो मैग्नीशियम मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन आयन आयन हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा. आयन आयन ऑक्साइड बनाएगा. क्या बनाएगा? और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा. ओके. बाय कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर यू कैन इजीली एबल टू कंक्लूड दैट इट इज अ विच रिएक्शन? रेडॉक्स. क्योंकि जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म में से एलिमेंटल फॉर्म में जाएगा तो देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. लाइक हाइड्रोजन +1 है यहाँ पे, लेकिन जैसे वो H2 के फॉर्म में गया कंपाउंड फॉर्म में तो वो तो प्योर स्टेट में कितना हो जाएगा? 0. तो देयर शुड बी अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. आने ही वाला है, कोई रुकावट नहीं रहेगी वहां पे. तो ये क्लियर हुए 4 इक्वेशंस? आइए ना. ऑक्सीडेशन नंबर मैंने वापस सबके लिए छोड़ा हुआ है, अब जो पूछोगे मैं सिखा दूंगा. ओके. आगे की बात करते हैं. Many metals, including those which do not react with the cold water, are capable to bring the displaced hydrogen from the acid. अब वाटर के साथ मेटल की एक्टिविटी यानी कि वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन हमने देख लिया, बट ऐसे काफी सारे मेटल्स जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं वो हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं फ्रॉम द एसिड. किसमें से? एसिड से. आपको पता है कि एसिड प्लस मेटल गिव यू हाइड्रोजन गैस, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. मेटल प्लस एसिड गिव यू हाइड्रोजन गैस, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है.
So dihydrogen from the acid may be even produced by such a metal which do not react with the, जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, जो स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करते, वो भी मेटल्स लेस एक्टिव होने के बावजूद एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, लाइक कैडमियम एंड टिन. कैडमियम एंड टिन बोथ आर द डी ब्लॉक मेटल, सच मेटल्स जो हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ. वाटर और स्टीम के साथ वो हाइड्रोजन लिबरेट करते नहीं है. Few examples for the displacement of hydrogen from the acid is given in the last three equation, that is Zn plus HCl give you ZnCl2 plus, न्यू इक्वेशन नहीं है, 10th में आपने पढ़ा हुआ है मेटल प्लस एसिड में. ओके, Mg plus HCl similar way, MgCl2 give you plus H2, Fe plus HCl give you FeCl2 plus H2. आया समझ में? एक ही जैसे है सब, +2 +2 बन रहे, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर की भी सीक्वेंस एक ही जैसी, कोई चेंज नहीं है. आया समझ में? This reaction are used to prepare the dihydrogen gas in a laboratory. Chapter number 9, next chapter, hydrogen. आएगा वहां पे preparation method of the hydrogen. तो laboratory में यही method आएगा, metal plus acid. Okay. Here the reactivity of the metal is reflecting the rate of hydrogen gas evolution, which is the slowest for the least active metal. जो metal least active होगा, उसके लिए गैस जो है वो धीरे धीरे लिबरेट होगा. Okay, like a Fe. And fastest for the most reactive metal, जिसमें रिएक्टिविटी ज्यादा है, like a magnesium, उनके लिए वो रेट कैसा होगा, फास्ट. Very less active metal which may occurs in the native state such as silver and gold do not react even with the hydrochloric acid. जो नोबल गैसेस है, नोबल एलिमेंट्स है, लाइक सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, तो वो ऐसे मेटल है कि वो ऐसे ही रिएक्शन करेंगे नहीं, एसिड के साथ भी वो रिएक्शन नहीं करते. आया समझ में? बट एक एक्वा रिजिया मिक्सचर होता है, पता है आपको क्या है वो? रॉयल वाटर. वेरी गुड. कहाँ पढ़ा? वेरी गुड. 10th का अभी तक याद है, मतलब दिमाग तो है ना, अब यूज करना भी है. समझ में आया? वेरी गुड. 10th में आ गया वो. इट्स अ 2:1 प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड दूसरा कौन सा है, HCl. Let me confirm. नाइट्रिक एसिड तो है ही है. देखो बोला ना मैंने, नाइट्रिक एसिड HNO3 3:, मतलब वही हो गया ना 3:1. ओके, 3 parts of HCl, देखो आया 3 parts of what, HCl and 1 part of which acid, HNO3 is known as aqua regia. आया? aqua regia यानी रॉयल वाटर, जिसके अंदर आप अपनी सोने की अंगूठी डालोगे फिर कुछ नहीं आएगा. हो गया. ओके, गैप. क्यों? वो सॉल्युबल होता है उसमें, वो एसिड का ही मिक्सचर है, दोनों एसिड है, लेकिन उसमें गोल्ड रिएक्शन करता है. समझ में? तो कभी कभी ऐसे बोलते हैं गांव में कि वो गोल्ड के ऑर्नामेंट साफ करने के लिए जाते हैं लोग, वेंडर्स, पब्लिक, है ना. तो वो क्या करती है, एक्वा रिजिया मिक्सचर्स होता है, धीरे धीरे करके सॉल्युबल कर देगी, है ना, फिर वापस क्लीन वाटर से साफ. आया समझ में? अब जो सॉल्यूशन है ना वो फेंक नहीं देंगे, थ्रो नहीं करेंगे, उसको रखेंगे, फिर उसमें से रिकवर कर सकते हैं. बट ऐसा बहुत पहले होता था, अब तो लोग अवेयर हो चुके हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं. बराबर. चलो, in the section we have already discussed that the metal zinc, copper and silver through the tendency to lose electron, so that reducing activity in order, zinc is more active than the copper and copper is more active than the silver. ऑलरेडी आगे के सेक्शन में हमने पढ़ा था, ओबीकर वाला जहां पे था. लाइक मेटल्स एक्टिविटी सीरीज ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर द हेलोजन. जैसे मेटल की एक्टिविटी सीरीज है वैसे हेलोजन की भी है. तो अप टू नाउ डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत लंबा है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप है, दो कैटेगरी है. मेटल टू मेटल जो सिंपल सा है, मेटल डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्ट, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगी. दूसरा है नॉन मेटल. नॉन मेटल में मैंने खुद से दो कैटेगरी बनाई हुई है. अप टू नाउ जो आप पढ़े वो हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट है विद द मेटल. किसका डिस्प्लेसमेंट है? कभी कभी ऑक्सीजन का भी डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन वो एग्जांपल यहाँ पे कहीं कवर किया गया नहीं है, किया गया है. देखो
ऑक्सीजन निकलेगा फ्लोरीन से। लेकिन यहाँ पे क्या है दो ही कैटेगरी बनेगी, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट विद द मेटल और दूसरी कैटेगरी है नॉन मेटल डिस्प्लेस विद द नॉन मेटल। नॉन मेटल निकल के क्या आएगी, नॉन मेटल। इन नॉन मेटल वाले में हम खास करके हैलोजन को ध्यान लेने वाले। किसको ध्यान में लेने वाले हैं? तो जैसे मेटल की एक्टिविटी सीरीज होती है वैसे हैलोजन की भी होती है। द पावर ऑफ एलिमेंट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो हमने एस ब्लॉक पढ़ लिया, तो एस ब्लॉक मतलब ग्रुप नंबर 1 एंड 2। तो आपने वहां पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग। हेडिंग याद होना चाहिए, रिड्यूसिंग नेचर ऐसा था, है या ना। दैट मीन्स कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है? तो अगर आप लेफ्ट साइड से पीरियड में ट्रैवल करके राइट साइड पहुंच जाओगे तो वहां पे लास्ट में कौन सा ग्रुप मिलेगा? नोबल गैसेस हम छोड़ देते हैं प्रॉपर्टी में, तो हैलोजन 17 मिलेगा। तो वही आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो वही की बात हो रही है कि द पावर ऑफ दिस एलिमेंट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज एज वी मूव डाउन फ्रॉम द फ्लोरीन टू अब ग्रुप नंबर 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना। बहुत इजी याद रखना, सिर्फ आपके माइंड में लिंक्स क्रिएट होने चाहिए। दूसरी तरह से याद रखना हो तो हैलोजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, गेन करेंगे, मतलब खुद का क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब रिडक्शन। और जब खुद का रिडक्शन होता तो सामने वाले को क्या करेंगे, यानी खुद रिड्यूस होके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेंगे। समझ में? तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी गलती हो सकती है, बट फिर भी मैं पकड़ता हूं। अगर आप ध्यान दिए बिना प्रिपरेशन करते हो, फोकस के बिना लिखते हो, तो ये सारी गलतियां होगी। आप हेलोजन में रिड्यूसिंग एजेंट लिख के आओगे और फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख के आओगे। नहीं लिखोगे, मुझे पता है, मैं वही इसलिए समझा रहा हूं कि आप ना लिखो, बट ये गलती होनी चाहिए नहीं। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, भूल भी जाओ तो भी इतनी 2-3 बातें जो मैंने अभी बोली वो याद करनी है। सो ऊपर से नीचे जाते जाते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी डिक्रीज होगी। फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट वन। ग्रुप में नीचे जाते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कम होती है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी क्या होगा, कम होगा। दिस इंप्लाइज दैट फ्लोरीन इज सो रिएक्टिव दैट इट कैन रिप्लेस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इन अ सॉल्यूशन। मैं आपको 12th में पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका पहला ही चैप्टर है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, मतलब हेलोजन यूज होगा, हाइड्रोकार्बन में हेलो ग्रुप ऐड करना है, यानी हेलोजन ग्रुप ऐड करना है। तो वहां पे हम मेजोरिटी कंपाउंड्स जो बनाएंगे वो क्लोरीन एंड ब्रोमीन के बनाएंगे, बट क्लोरीन डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है, एंड दैट्स व्हाई हम जब क्लोरीन एंड ब्रोमीन के कंपाउंड बन जाते हैं तो हम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा देंगे। क्लोरीन जो अंदर है वो निकाल देंगे, उसकी जगह पे कौन एंटर हो जाएगा, फ्लोरीन। तो ये क्यों हो सकता है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो इसलिए। फ्लोरीन इज सो रिएक्टिव, फ्लोरीन उतना रिएक्टिव है कि वो क्या करेगा, यस, कंपाउंड में से क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडाइन आयंस को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। In fact, fluorine is so reactive that it attacks the water and displaces the oxygen of water. उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन, एंड दैट्स व्हाई H2O प्लस F2 का रिएक्शन में फ्लोरीन ऑक्सीजन को भी निकाल सकता है और क्या बनाएगा, HF। क्या बनाएगा, HF प्लस ऑक्सीजन लिबरेटेड। It is also it is for the sorry it is for this reason the displacement reaction of chlorine, bromine and iodine using the fluorine are not generally carried out in the, अगर कोई कंपाउंड जिसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, वहां पे अगर मुझे फ्लोरीन से डिस्प्लेसमेंट करवाना है तो मैं एक्वेसियस सॉल्यूशन नहीं रखूंगा। क्यों? अगर मैंने एक्वेसियस सॉल्यूशन रखा तो फ्लोरीन का अटैक किसके ऊपर होगा, वाटर। आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टेक द एक्वेसियस सॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन कैन डिस्प्लेस द ब्रोमाइड आयन एज वेल एज, क्लोरीन के नीचे जो भी आता है तीनों, वो तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है। क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन एंड आयोडाइन आएगा तो वो उस दोनों को डिस्प्लेस कर सकता है ना। चलो, तो ऑन द अदर हैंड क्लोरीन कैन डिस्प्लेस द ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन ऑन एक्वेसियस सॉल्यूशन एज शोन बिलो। तो Cl2 प्लस KBr, तो क्या होगा, ABr निकल जाएगा, उसके यहाँ पे एक Cl आ जाएगा, तो क्या हो गया, KCl। और एक्चुअली में ऐसे 2 मोल है तो दोनों Br निकलेंगे, तो दोनों Br निकल के क्या बनाएंगे, तो Cl2 का Br2 बन जाएगा और KBr का क्या बन जाएगा, KCl। लाइकवाइज Cl2 I की जगह ले लेगा और KCl बनाएगा और क्या लिबरेट करेगा,
I2, but reverse reaction is not possible. Reverse is not possible. मतलब कि अगर आप KCl में I2 ऐड करो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि I2 is not reactive like the chlorine. या तो it's a least reactive than the chlorine. Chlorine is a more reactive than the what? Iodine, and that's why chlorine can displace the iodine. जो हाई रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव वो क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है. आया समझ में? मैं अगर आपको बोलूं चल स्टैंड अप निकलो मुझे बैठना है, तो आप मुझे जगह दे दोगे. अब मैं बैठा हुआ हूं और आप आके मुझे बोलो, मैं ना भी दूं जगह. बराबर ना? आप समझ में आया एक्टिवनेस क्या होता है? आई एम द मोर एक्टिव देन यू. बड़ी हिदायत मानते हो कि एक दो पॉइंट और बोलूं मैं? चल गया है ना? ओके. Br2 and I2 are the colored and dissolved in the CCl4. CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. जैसे वाटर जो है एक सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. दुनिया की मेजोरिटी चीज वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है. इसलिए जब भी कुछ हमारे से गिर जाता है, पहन ले ऐसी बूम आती है ना. पर अच्छी नहीं आती. तेरे तो एक्सप्रेशन ही नहीं आए, तो मैं सोचा कि इसके अगर वाटर में दूसरा कुछ यूज होता होगा. है कुछ दूसरा? ओके. जय श्री कृष्ण. है कुछ और? नहीं होता ना? पक्का? तो मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये तेरा नाम दे रहे हैं मनदीप, मिलिट्री ऐसा बोल रहा है. चलो कोई बात नहीं. सो वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट लाइक अ CCl4 भी एक सॉल्वेंट है. दिस इज अ टेट्राक्लोरोकार्बन. टेट्राक्लोरोकार्बन. ओके, या कार्बन टेट्राक्लोराइड. दिस इज अ कॉमन नेम. टेट्राक्लोरोकार्बन इज IUPAC नेम. दो नेम होते हैं, पता है ना आपको? नहीं होगा तो पता चल जाएगा लेटर ऑन. उसके अंदर Br2 एंड I2 क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं, जो कलर्ड होते हैं, एंड इजीली बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. देखा रेडिश कलर फॉर द ब्रोमीन. फॉर द व्हाट? ब्रोमीन. आयोडीन का कौन सा कलर होता है? पर्पल पिंक टाइप का है ना, आया ना? सो इस तरह से दोनों का कलर है, तो कलर से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो व्हाट हैपन, सपोज ऊपर वाले रिएक्शन में K+K+ दोनों में है, यहाँ पे भी K+ है, यहाँ पे भी K+ है, वो निकाल दे तो रिएक्शन हमारा ऐसा हो जाएगा. आया ना? तो मानो कि कोई एक सब्सटेंस जिसमें कौन प्रेजेंट था? Br-, हमें डिटेक्ट करना है कि वो सब्सटेंस के अंदर Br- है या नहीं. तो हम उसका क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवा देंगे, और आपको जो गैस मिले Br2, एक्चुअली में वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, L लिखा है लिक्विड फॉर्म में, उसको CCl4 के अंदर डिसॉल्व कर देंगे. और जो अभी हमने देखा था रेडिश कलर मिले तो समझ लेना कि कौन सा है? ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है. और अगर आपको पिंक कलर जैसा मिले तो समझ लेना कि आयोडीन आयन प्रेजेंट था. आया समझ में? सो दिस रिएक्शन from the basis for the identify the Br- and I- ion in the laboratory through the test popularly known as layer test, and it may not be out of the place to mention here that bromine likewise can displace the iodine in a solution. ब्रोमीन भी आयोडीन को अपने सॉल्यूशन से निकाल के Br- प्लस क्या कन्वर्ट हो जाता है? आयोडीन I2. बट आयोडीन जो है वो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो ग्रुप में सबसे लास्ट है, उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है. The halogen displacement reaction have a direct industrial applications. The recovery of halogens from that halide requires the which purpose? An oxidation process, requires an oxidation process which is represented by halide ion को हेलोजन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस यूज किया जाता है. जैसे कि अगर आयोडाइन आयन है तो उसको मुझे आयोडीन में कन्वर्ट करना है, तो ये हेलोजन रिकवरी प्रोसेस हुआ, जो हेलोजन से ही होगा. आया समझ में? X denotes for the halogen element, whereas chemical means available up to oxidize Cl-, Br- and I-. अगर Cl- को ऑक्सीडाइज करना है, कन्वर्ट करना है Cl2 में, Br- को ऑक्सीडाइज करना है, कन्वर्ट करना है Br2 में, I- को ऑक्सीडाइज करना है, कन्वर्ट करना है
I2 में, जो उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है वो लूज करवाना है और ऑक्सीडाइज करके I2 Br2 Cl2 में कन्वर्ट करना है, तो सबसे बड़ा राजा फ्लोरीन है ना, एंड दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. There is no way to convert F minus ion to F2 by chemical means. केमिकल रिएक्शन करवा के हम F माइनस को F2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई फ्लोरीन जो है वो आउट ऑफ 118 एलिमेंट सबसे राजा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो सबसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन कभी भी किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, यानी कि केमिकल मीन्स के थ्रू हम F माइनस को किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, F2 में. तो फिर क्या करेंगे, अगर करना भी है F माइनस को F2 में कन्वर्ट, तो द ओनली वे टू अचीव F2 फ्रॉम F माइनस इज ऑक्सीडाइज, वो बीकर वाला इलेक्ट्रोड्स लेके उसको ऑक्सीडाइज करना है, तभी कर सकते हैं. आया समझ में? ओके. फोर्थ रिएक्शन है विच इज नॉन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना. आप सोच रहे होगे, समझ रहे होगे कि अगर टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में कोई भी क्वेश्चन आए तो हे भगवान कॉम्बिनेशन रिएक्शन आना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आना, बट भगवान ऊपर से अपनी झोली में से फेंकेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. आया समझ में? जहां जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि एक क्वेश्चन आना चाहिए वो नहीं आएगा, जहां जहां आपको ऐसा लगे कि एक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आना चाहिए वो 100% आएगा. समझ में आया? है या ना? है ना? तो बस आप समझ गए कौन सी दो आईएमपी थ्योरी है. गुड. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस आर अ स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. मेरे लिए तो पूरी बुक आएंगी. एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि हर एक चैप्टर में से हार्ड हार्ड चीजें आएंगी, कोई एक चैप्टर में से इजी चीजें भी आएगी. अब इसीलिए किसी चैप्टर में से कोई भी चीज स्किप नहीं करनी. समझ गए? तो अभी सब आएगा, नहीं तो फिर जो स्किप किया है वो सब आएगा. दो चैप्टर में ऐसा हो गया तो दो चैप्टर बिल्कुल नील हो गए. सपोज एक चैप्टर में से जो क्वेश्चंस किए हैं, जो स्किप किए उसमें से वो क्वेश्चन आ गए, दूसरे चैप्टर में से भी जो स्किप किया वही क्वेश्चन आ गए, तो दो चैप्टर का तो आपका जितना किया है वो भी काम का नहीं रहा. आया समझ में? एडवाइजेबल क्या है, दो की जगह पे एक ही चैप्टर किया होता, आधा आधा किया है उसकी जगह पे दो की जगह पे एक ही चैप्टर किया होता, बट पूरा किया होता तो एटलीस्ट कुछ तो आता, है ना. तो दिस इज द एडवाइजेबल, और इसीलिए हम कभी ऐसा करेंगे भी नहीं, ऐसा करेंगे भी नहीं. हम ध्यान रखेंगे कि भाई हमें सब कुछ करना है. समझ में आया? कोई भी चैप्टर हमें स्किप नहीं करना है, जो भी पढ़ने मिलता है सारे चैप्टर्स हमें करना है. ओके. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करते हैं.
ओके, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नया है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी वर्ड आएगा, इतनी थ्योरी नहीं आएगी, है ना, ध्यान रखना है। Disproportionation reaction are a special type of redox reaction. In a disproportionation reaction, element in a one oxidation state is simultaneously oxidized and देखो अभी तक हमने जितने भी रेडॉक्स रिएक्शन देखे उसमें अगर हम क्रोमियम वाला अभी याद करें तो क्रोमियम रिड्यूस हो रहा था तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा था, दो अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे थे। बट अब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट खुद ब खुद वो भी वही ऑक्सीडाइज हो और वही रिड्यूस हो, उसको हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? Disproportionation reaction. One of the reacting substances in a disproportionation reaction always contains an element that can exist in a least 3 oxidation state. क्यों? क्योंकि उसको एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसका उसमें से एक में इंक्रीज करना है, तब जाके वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होगा। और दूसरी बार उसको क्या करना है? डिक्रीज, मतलब कि एटलीस्ट कितने ऑक्सीडेशन स्टेट होने चाहिए? 3। एक में तो वो खुद रहेगा रिएक्शन में, वहां से इंक्रीज में जाएगा, वहां से डिक्रीज में जाएगा, तो मतलब कितने हो गए? 3 हो गए, 3 एटलीस्ट होने चाहिए। बात क्लियर? मतलब कि सोडियम कभी भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों? 2 है, हर एक का एक कंपलसरी है, दैट इज 0 प्योर एलिमेंटल फॉर्म, और दूसरा एक जो आप बोल रहे हो वो +1, उसके अलावा कोई नहीं है। आया समझ में? तो एटलीस्ट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए? 3। द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज अ इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो वो इंटरमीडिएट में होना चाहिए, वहां से इंक्रीज भी हो सकता हो, वहां से डिक्रीज भी हो सकता हो, एंड बोथ हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। Decomposition of the hydrogen peroxide is a similar example of the reaction. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एग्जाम्पल जो है वो एक सिमिलर एग्जाम्पल है, where oxygen experiences the which reaction? Disproportionation reaction. Just for example, H2O2 अगर आप देख लो तो H2O2 में ऑक्सीजन का -1, क्योंकि आपको पता है पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन का क्या बनेगा? +1 बनेगा, ऑक्सीजन का अगेन -2 इन द H2O, हाइड्रोजन का क्या बनेगा? +1, एंड ऑक्सीजन का यहाँ पे 0। तो यू कैन सी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना था? तो इन अ वन प्रोडक्ट इज द -2, मतलब डिक्रीज हुआ, इन अनदर प्रोडक्ट इट इज बिकम 0, यानी कि -1 to 0 इंक्रीज हुआ। यस और नो? एंड दैट मीन्स वी कैन से दैट कि ऑक्सीजन का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। हियर द ऑक्सीजन ऑफ पेरोक्साइड जो मैंने एक्सप्लेन किया वो लिख के दिया है, विच इज प्रेजेंट इन द -1 स्टेट, कन्वर्टेड इनटू 0 इन अ O2 एंड डिक्रीज टू अ -2 इन द H2O। लाइकवाइज काफी सारे एग्जांपल है, phosphorus, sulfur, chlorine undergoes the disproportionation reaction in a which medium? Alkaline medium, as shown in the below, like P4 plus 3OH minus plus 3H2O converts into plus H2PO2। ओके, अब इसमें देखो फॉस्फोरस का 0, यहाँ पे +1 किसका? हाइड्रोजन का। ओके, +1 किसका? हाइड्रोजन का, तो फॉस्फोरस का क्या होगा? -3 हुआ, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना? -2, -2 इंटू 2 -4, हाइड्रोजन का +1 इंटू 2 +2, तो -4 +2 -2 पर जाएगा +2, फिर -1 +2 -1 1, तो आ गया फॉस्फोरस का 1, 0 में से -3, 0 में से 1, इंक्रीज डिक्रीज दोनों आगे। लाइकवाइज यू कैन go through this equation, you can go through this equation also. This last one is the bleaching composition है। So this reaction describes the formation of household bleaching agent। ClO- है, Cl- है, आप देखोगे ClO- वाला आयन आपको उधर भी मिलेगा, 10th चैप्टर में पढ़े थे ना ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, तो वहां पे भी मिलेगा। The hypochlorite formed in this reaction oxidized to the color bearing strain of the substances to a colorless compound. It is of interest to mention here that whereas the bromine and iodine follow the same trend as exhibited by the what? जैसे क्लोरीन का यहाँ पे ClO- एंड Cl- मिला, वैसे ब्रोमीन होता तो BrO- Br- मिलता, आयोडीन होता तो IO- I- मिलता। गॉट इट? वो भी सेम ट्रेंड को फॉलो करते। फ्लोरीन सोर्स द डेविएशन, बट फ्लोरीन ऐसा नहीं बताता, क्योंकि फ्लोरीन तो पता है ना आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आया समझ में? मतलब कि वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना ही जानता है, खुद कभी ऑक्सीडाइज होना नहीं जानता। रिड्यूस तो हो सकता है, वो खुद कभी ऑक्सीडाइज
नहीं होगा। ओके, है ना? रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द प्लेस टेक प्लेस इन द केस ऑफ फ्लोरीन, तो जैसे OH माइनस के साथ वहां पे Cl2 था, वैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन FO माइनस F माइनस में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट होगा, F माइनस में। और इस ऑक्सीजन को पकड़ के वो किस में कन्वर्ट करेगा, OF2 में। और ये जो दो OH है ना, सबसे पहले तो दो OH ऐसे लिखते हैं हम, और उसमें से क्या बनता है, H2O। एक O जो बाकी था वो फ्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, OF2, और बाकी दो फ्लोरीन बाकी बच जाएंगे। आया समझ में? तो इसमें भी फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन कितना है, 0, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1। फ्लोरीन का सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ मतलब रिडक्शन हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ नहीं, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आया समझ में? एंड बाय दिस वे फ्लोरीन shows the different properties than the chlorine bromine, and this type of behavior is considered as anomalous behavior। तो कब पढ़ना है, तो बोलते हैं 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है, पी ब्लॉक वहां आएगा। तो अभी से पढ़ा है ना। देखो 11 केमिस्ट्री में बहुत मजा है। आप थोड़ा सा है ना अपने कंटेंट, दिमाग में कंटेंट डाल दो, फिर वो रिपीटेशन होता रहता है। ऐसा जरूरी नहीं कि बार बार नया पढ़ना है। जैसे देखो मेटल वाले रिएक्शन अभी हमने देखे, मेटल प्लस वाटर, ऐसा नहीं कि हम पहली बार पढ़ रहे थे, 10th में भी पढ़ा था, और शायद मेरे पास 10th में पढ़े हो तो मैंने आपको एडवाइस भी दी होगी कि अभी पढ़ लो, आगे जाके काम आएगा। अभी भी मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, अभी पढ़ लो, 12th में काम आएगा। ओके, it is to be noted with the care that fluorine in this reaction will undoubtedly attack the water to produce the some oxygen gas also। ओके, ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस कर सकता है, वो अटैक करेगा वाटर पे। ये जो वाटर आया ना, तो अगेन यहाँ पे फ्लोरीन बाकी रहता, तो फ्लोरीन वाटर पे रिएक्शन अटैक करके, पता है HF बनाता था प्लस O2 गैस लिबरेट कर रहा था, आगे आया था ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, है कि ना? तो वो भी बना देगा इस रिएक्शन में, अल्कलाइन वाले रिएक्शन में। This departure shown by the fluorine is not surprising for us because we know the limitation of fluorine, that being the most reactonegative element. It cannot be exhibits any positive oxidation state, and this means that among the halogens, fluorine does not show disproportionation tendency। आया समझ में? अब आपको इसमें बताना है कि which of the following species do not show the disproportionation reaction, कौन नहीं शो करेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ClO माइनस। चलो ऑक्सीजन का कितना, -2 इंटू, सॉरी -2 पर जाएगा, +2, 2 में से 1 जाएगा, तो ClO में 1 आ गया, बराबर। चलो ClO2 -2 इंटू 2, ऑक्सीजन का -2, वैसे दो ऑक्सीजन, -4 ऊपर जाएगा, 4 में से 1 जाएगा। ओके, लाइकवाइज ClO3 ClO4 -2 इंटू 4, -8 हुआ, -8 ऊपर जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, क्लियर। तो देखो एक 3 वाला 1 में ओके, इसके अलावा कौन से दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एक तो आएगा Cl2 जो 0 है, और उसके बाद आएगा Cl- जो क्या है, -1। मतलब कि ये 0 में से -1 में जा सकता है, ऊपर काफी सारे ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकते हैं। ये 1 वाला आगे पीछे जा सकता है, 3 वाला आगे पीछे जा सकता है, 5 वाला आगे पीछे जा सकता है, बट ये 7 वाला जो है वो सिर्फ पीछे जा सकता है, आगे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। दैट मीन्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन शो नहीं करेगा। आ गया, पढ़ते जाओ फटाफट, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +7। बाकी सब शो करेंगे तो उनके इक्वेशन के +1 में से -1 में, देखो -1 कंपलसरी लाना है, बराबर। अब -1 लोअर साइड तो सब में मिल गया, हायर साइड कहाँ जाएंगे, तो इसमें +1 से +5 तक गए, तो +5 वाला कौन सा कंपाउंड है, यहाँ पे ही पढ़ा था हमने, +5 वाला कौन सा कंपाउंड, तो बस वही रखना है सामने, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। फिर बैलेंस करना है कि भाई यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो मैं यहाँ पे 3 रख लूँ, तो 1 क्लोरीन यूज हुआ तो 2 क्लोरीन, बैलेंस हो गया। समझ में आया? जैसे कि अगर मुझे ClO2- बताना है, तो एक बात तो फिक्स है कि उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ ले जाएंगे, स्टेबिलिटी -1 में होगी। किसमें होगी, -1 में। Cl- स्टेबल होता है, पता है ना आपको, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो एक तो -1 में चले गए। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा था, +3, तो उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, तो +5 वाला कौन सा है, तो बोलते हैं ClO3-। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हुए, 3, लेकिन यहाँ पे कितने हुए, 2। तो अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ तो 3 2 6, तो मुझे यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, 2 3 6, बट Cl 2 और 1 3 हो गए ना,
तो 2 और 1 3 हो गए, फिर ये इधर लंबा लंबा क्यों किया, इन लोगों ने डबल मल्टीप्लाई किया। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से करो, इसको 2 से करो, बट बल्कि ये भी स्टेबल ही है या ना। लाइकवाइज आप इसको डील करोगे। गॉट इट। सजेस्ट द स्कीम फॉर द क्लासिफिकेशन। बोलो एक कौन से टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स क्या हुए, ऐड हुए और एक ही प्रोडक्ट मिला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज एक ही रिएक्टेंट्स में से एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, डीकंपोजिशन रिएक्शन। द थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट, बट विच डिस्प्लेसमेंट? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पे H2O में से और उसके साथ OH के साथ कौन आएगा, Na, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट, दैट मीन्स नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड द लास्ट वन इज, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का कितना होगा, -2 × 2, तो दिस विल बी अ +4। यस और नो? चलो इसमें -2 × 2 -4, -4 ऊपर जाएगा, +4, 4 में से 1 जाएगा 3, -2 × 3 -6, -6 ऊपर जाएगा, +6, 6 में से 1 जाएगा, 4 में से 3, 4 में से 5। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बाकी डिटेल में आपको यहाँ पे स्टडी करना है। क्लियर? ओके, इसमें बोला है फॉलोइंग रिएक्शन आर प्रोसीड डिफरेंटली। आपको बताना है कि ये रिएक्शन जो है तो रिएक्शन किसका किसका, Pb3O4 का Pb3O4 का किसके साथ, HCl के साथ एंड HNO3 के साथ, मतलब कि एसिड एसिड। यस और नो? तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलना चाहिए, जनरली ऐसे मिला है यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर, बट यहाँ पे क्यों प्रोडक्ट चेंज हो गया? तो जो Pb3O4 है, अगर आप उसके ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा आपको डाउट जाएगा कि ऑक्सीजन का -2 × 4 -8 ऊपर जाएगा, +8। पहले तो ये बता दो कि ऑक्सीडेशन नंबर में सबको समझ में आ रहा है ना? पक्का ना मनदीप? ये मैं ऐसा लिख लिख के हम कब तक करेंगे? 3 Pb का ऑक्सीडेशन नंबर +4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज इक्वल टू, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो क्या आएगा? फिर मैं इसमें रख रहा हूँ 3 Pb, पता नहीं Pb ढूंढना है, ऑक्सीजन का -2 = 0, -8 आया, -8 उधर चला गया, +8 आया, ऐसे में करना पड़ता है। बट इक्वेशन ना लिखना पड़े इसलिए सीधा बोलते हैं भाई ऑक्सीजन का -2 × 4, जैसे इक्वल टू के उस साइड जाएगा वैसे हम ऊपर ले जाएंगे क्योंकि ऊपर चार्ज रहता है, यानी यहाँ पे अभी जो 0 लिखा है वैसा चार्ज हो तो चार्ज रहता है, उसके साथ मिलने वाला है वो। तो -8 ऊपर जाएगा, +8, +8 के साथ ऐड हो जाएगा 0, तो +8 ही रहेगा। कितने पीवी के लिए? तो 8/3। अब यहाँ पे देखो मेटल का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो फिक्स है, पीबी इज द मेटल, बट फ्रैक्शन में होना दिक्कत है। सर फ्रैक्शन में तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता ही है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। ऑक्सीजन का याद करो -1/2 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट था कि ना? बट मेटल में जब फ्रैक्शन आए तब डाउट करना है। ऑक्सीजन इज द नॉन मेटल। मेटल में कब, और वो एक्सपेक्टेशन वाला भी केस था, जनरलिटी वाला केस नहीं था। तो मेटल में जब कैसे आए फ्रैक्शन में, तो डाउट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो ये जो है जो हम समझ रहे वैसा नहीं है। तो Pb3O4 जो है वो 2 मोल ऑफ PbO प्लस 1 मोल ऑफ PbO2 है। तो देखो 2 Pb और 1 Pb, 3 हो गया, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन क्या हो गया? तो इट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस 2 कंपाउंड, जिसमें देखो ऑक्सीजन का -2 तो Pb का +2, और ऑक्सीजन का -2 × 2 तो Pb का +4, मतलब कि ए Pb3O4 में 2 टाइप के आयन प्रेजेंट है, एक +2 एंड एक +4। आया समझ में? तो इट्स द कंपोजिशन ऑफ 2 मोल PbO, 1 मोल PbO2। ओके, PbO2 लेड प्रेजेंट इन द +4, PbO2 +2, सब समझा दिया? आया ना? ओके, नाउ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये +2 है, बराबर, एंड देयरफॉर PbO2 कैन एक्ट एज अ व्हाट? ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब कि वो ऑक्सीडाइज करे, ऑक्सीडेशन करेगा किसका? सामने वाले का, क्योंकि PbO2 में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? +4, मतलब ज्यादा है। +2 के कंपेयर में क्या है? ज्यादा, मतलब वो खुद कम करना चाहेगा तो खुद क्या होगा? रिड्यूस, तो सामने वाले को क्या करवाएगा? एंड दैट्स व्हाई PbO2 एक्ट एज अ व्हाट? ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड दैट्स व्हाई HCl में जो Cl- आयन होता है उसको ऑक्सीडाइज करेगा और किस में लेके आएगा? है समझ में? आपको प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना है। और जो PbO बचा था, तो PbO2 का काम था ना ऐसा करना, अब बाकी कौन बचा था? PbO, वो HCl के साथ PbCl2 प्लस क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर।
आया समझ में? प्रोडक्ट एक्सप्लेन हो गई, आया ना? तो देखो इस इक्वेशन को हम दो इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो एक तो हमने PbO2 वाला देखा था, जो HCl में से Cl माइनस को किस में कन्वर्ट करेगा, Cl2 में। अब देखो एक Pb जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, मैं मिस्टेक, एक Pb4 है जो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो सामने कितने Cl माइनस चाहिए, 2 चाहिए, है या ना? तो देखो 2 Cl2 में कन्वर्ट हो गए। अगर 2 चाहिए फिर क्या, तो फिर तो 2 हाइड्रोजन बचेंगे, 2 ऑक्सीजन बचेंगे, काम होगा नहीं, क्योंकि 2 ऑक्सीजन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए 2 HCl की जगह पे कितने HCl लिए, 4। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे। अब जो 2 Cl बाकी बचे, वैसे भी यहाँ पे Pb+2 बाकी बचता ना, +4 में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते तो Pb+2 बाकी बचता, वो क्या बनाएगा, आ गया समझ में? अब बाकी क्या बचा, PbO, जो Pb3O4 में कितना मोल था, 2 मोल, 8 HCl में से कितने HCl यूज हुए, तो 4 बाकी बचे, तो इसका प्लस उसके माइनस के साथ PbCl2 और इसका H प्लस इसके माइनस के साथ वाटर। दिस इज नथिंग बट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ये एसिड है और इसका नेचर कौन सा है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक, आया समझ में? तो सर ऐसा ही रिएक्शन HNO3 के साथ क्यों नहीं हुआ? तो जैसे यहाँ पे Cl माइनस का रिडक्शन कर रहा था, मिस्टेक, ऑक्सीडाइजेशन करवा रहा था, वैसे यहाँ पे कौन सा नेगेटिव आयन है, NO3 माइनस, उसका ऑक्सीडाइजेशन होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, दिस HNO3 इज इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 जो है वो कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना? तो देखो सिंस HNO3 itself an oxidizing agent, therefore unlikely the reaction may occur between only PbO2 and HNO, sorry, unlikely that the reaction may occur between PbO2 and HNO3. HNO3 and PbO2 के बीच में कोई रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने आ जाएंगे तो क्या रिएक्शन होगा, आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई सिर्फ कौन रिएक्शन करेगा, PbO, जो कैसा है, बेसिक, और दिस एसिड, सॉल्ट एंड वाटर मिल गया, इसलिए सिर्फ आपको उतना ही प्रोडक्ट मिला। बात क्लियर, को डाउट? और देखो वो PbO2 एज इट इज PbO2 के फॉर्म में मिला, मिला कि नहीं? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा लेटर ऑन नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में, बट आज जो मैं सिखाऊंगा वो आगे की बात है। बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस एज अ बेसिस फॉर टाइट्रेशन, बेसिस फॉर द टाइट्रेशन। जैसे एसिड बेस में टाइट्रेशन सिस्टम्स होता है, एक दूसरे को न्यूट्रलिटी करने का रोल रखते हैं, कौन, एसिड बेस। लाइकवाइज यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी एक दूसरे के ऑपोजिट फिनोमिनन है। सो इन एसिड बेस सिस्टम वी कम अक्रॉस विथ अ titration method for the finding out the strength of the one solution against other using the which one, pH sensitive indicators। आपने वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, फिनोप्थिलीन डाला होगा, फिर pH वो बेस को धीरे धीरे लाते पिंक कलर लाए होंगे, और जिस मोमेंट पे आपको पिंक कलर मिलना स्टार्ट होता है आपका वो टाइट्रेशन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन हुआ। वहां से फिर आप कैलकुलेशन करके पीएच वगैरह फाइंड करते हो, या तो फिर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हो, इन मोलारिटी ना नॉर्मलिटी वॉटेवर, आप एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करोगे ये सारी चीजें। तो जैसे वहां पे टाइट्रेशन, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है टाइट्रेशन। कौन सा नाम है, टाइट्रेशन। अगर खुद नहीं किया है तो यू कैन गूगल इट, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, तो थोड़ा समझ में आएगा। ओके, so similarly a redox system, the titration method can be adopted for determining the strength of reductant and oxidant using the redox sensitive indicators। तो कैसे करेंगे, नंबर वन, in a one situation reagent itself instead colored, यानी कि permanganate ion like MnO4 minus, here MnO4 minus act as a self। कुछ आयन ऐसे होते हैं जो इंडिकेटर में काम आएंगे, खुद अपने आप इंडिकेटर बन जाएंगे, क्योंकि वो कलर शो करते हैं। क्या शो करते हैं, कलर। ओके, विजिबल एंड ऑफ दिस केस इज अचीव्ड आफ्टर द लास्ट ऑफ रिडक्टेंट like Fe+2 and C2O4 minus is oxidized, and the first lasting tinge of the pink color appears at the MnO4 minus concentration as low as of 10⁻⁻6 mole per liter, या तो फिर डेसीमीटर क्यूब बोल सकते हो। So what you are going to do, this MnO4 minus ion वो अपने आप क्या है, एक रिएजेंट है, अपने आप क्या है, सेल्फ इंडिकेटर। आप रिडक्टेंस मतलब कि जो सामने वाले को रिड्यूस करवाएंगे, लाइक Fe+2n, अब सामने वाले को रिड्यूस करवाएंगे तो खुद क्या हो गए, ऑक्सीडाइज। उसको ऑक्सीडाइज कौन करेगा,
MnO4 माइनस। अगर MnO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आप इतना भी कम ले लो 10⁻⁻⁶ मोल पर लीटर, बट वो पकड़ पकड़ के हर एक को क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज। और तब जाके आपको कौन सा कलर दिखने मिलेगा, थोड़ा सा पिंक कलर अपीयर होगा। कौन सा कलर, पिंक। और इस तरह से इंडिकेशन होगा कि भाई बैलेंस जैसा हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन जैसे होता है टाइट्रेशन में, वैसे यहाँ पे भी हुआ है। ओके, and this ensure that minimal overshoot of the color beyond the evident equivalence point and the point where the reactants and oxidant are in a which proportions equal terms in their, जितने मोल स्टिचियोमेट्री मतलब आगे के जो मोल्स होते हैं वो दोनों इक्वल मोल्स में हो गए उस पॉइंट पे, वहां पे आपको कलर दिखेगा। तो इस तरह से हमने इक्विवेलेंस पॉइंट्स फाइंड किया। थोड़ा हमें थियोरेटिकली ही ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। दूसरे किस टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, तो नंबर 2, if there is a no dramatic auto color change as with the MnO4 minus titration, reagent अगर ऐसा नहीं है जो खुद ब खुद सेल्फ इंडिकेटर हो, खुद कलर चेंज करता हो, then there are indicators which are oxidized immediately after the last bit of the reactance is, reactance में जो भी पड़ा होगा लास्ट बिट वो कंज्यूम हो जाए, उसके बाद खुद क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए इमीडिएटली, एंड प्रोड्यूसिंग द विच कलर, dramatic color changes. That best example of affordable, that is Cr2O7 minus, which is not a self indicator. वो खुद को कोई कलर शो करता नहीं है, बट ऑक्सीडाइज द इंडिकेटर सब्सटेंस डाइफिनाइल एमाइन। डाइफिनाइल एमाइन जो है उसको ऑक्सीडाइज करेगा जस्ट आफ्टर द विच पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट जहां पे ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट की मोल स्टिचियोमेट्री सेम होती है, दोनों के मोल इक्वल होते हैं। उस पॉइंट के बाद Cr2O7 माइनस कलर शो करने वाले डाइफिनाइल एमाइन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, एंड इंटेंस ब्लू कलर आपको मिलेगा, एंड दस सिग्नलिंग द विच पॉइंट, वो रिएक्शन का एंड पॉइंट बताएगा कि भाई यस इस पॉइंट पे हमारे दोनों मोल जो है स्टिचियोमेट्रिकली वो सेम हो चुके हैं। द थर्ड वन, there is a yet another method which is interesting and quite common, but it is useful for only those reagents which are able to oxidize which ion. I माइनस का कौन सा कलर दिखा था, I माइनस में से I2 बनेगा, तो I2 का कौन सा कलर देखा था, पर्पल पिंक टाइप का कलर था, अभी देखा था हमने। तो यस यहाँ पे आपको पर्पल पिंक कलर का पिंक कलर मिलेगा, एंड दैट इज द एंड पॉइंट। जब से वो मिलना स्टार्ट हो जाए वो हमारे रिएक्शन का एंड पॉइंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, जहाँ पे रिलक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम मोल प्रोपोर्शंस में हो गए। सो 2Cu+2 4I माइनस कन्वर्ट इनटू Cu2 I2 एंड I2। ऐसे टाइप के केस में जहां पे I माइनस को Cu+2 इज एबल टू रिड्यूस द विच आयन, मिस्टेक, ऑक्सीडाइज टू विच आयन, I माइनस इन I2, तभी यूज हो सकता है। आया समझ में? इन शॉर्ट I माइनस से जो ज्यादा एक्टिव है वो सब में यूज होगा, I माइनस से जो लेस एक्टिव है वो वहां पे यूज होगा नहीं। This method relies on the fact that iodine itself an intense blue color with, हाँ अभी हमने पिंक कलर देखा था वो I2 का सॉल्यूशन था CCl4 में, याद आया? बट अब ये स्टार्च के साथ आयोडीन कौन सा कलर दिखा रहा है, ब्लू। आपको कलर देखना है तो आयोडीन मिलने के बाद अब CCl4 में ऐड करोगे तो पिंक, स्टार्च में ऐड करोगे तो ब्लू। ओके, बायोलॉजी वाले लोग करते हैं स्टार्च का डिटेक्शन के लिए आयोडीन यूज करते हैं। लिप वाला अगर एक्सपेरिमेंट किया हो, बाकी तो एक्टिविटी आई थी 10th स्टैंडर्ड में। ओके, वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन विद द थाइसल्फेट आयंस विद टू आल्सो रिडक्शन रिएक्शन लाइक I2 H2O3 माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, कन्वर्ट होगा I माइनस में, एंड SO4 S4O6 माइनस में। तो पहले हम क्या कराएंगे, आयोडीन आयन को I2 में कन्वर्ट करेंगे जो स्टार्च के साथ ब्लू कलर देगा, और फिर वापस उसी में थायोसल्फेट यू ऐड कर लेंगे तो वो ब्लू कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर। आया समझ में? I2 दो insoluble in water remains in the solution containing Ki as a what, Ki में Ki plus I2 Ki3 फॉर्म में रहेगा, है ना। वाटर में कैसा रहता है वो, इनसॉल्युबल, दैट्स व्हाई Ki का सॉल्यूशन लोगे मतलब Ki प्लस वाटर लोगे और उसके अंदर आयोडीन ऐड करोगे तो वो कौन से फॉर्म में रहेगा, Ki3। On addition, starch after liberation of iodine from the reaction of Cu+2 ion and iodine ions intense blue color appears। तो वही किया था हमने, Cu+2 में से I2 जब बना तो स्टार्च के साथ उसने कौन सा कलर बताया, ब्लू कलर। फर्स्ट इक्वेशन ये वाला Cu वाला, ओके, वो स्टार्च के साथ कौन सा कलर बताता है, ब्लू।
अब ये I2 की वजह से ब्लू कलर था, उसके ऊपर मैं थायोसल्फेट डाल दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I माइनस में, तो वो ब्लू कलर क्या हो जाएगा, तो वही लिखना है कि दिस कलर डिसअपियर एज सुन एज द आयोडीन इज कंज्यूम बाय, बात क्लियर, and thus end point can be easily tracked and the rest in the stoichiometric calculation only। इस तरह से हम सिर्फ बाकी आयोनाइजेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ट्रैक कर सकते हैं और बाकी जो रहेगा वो कैलकुलेशन रहेगा। तो एकदम थोड़ा सा थियोरिकली छोटा सा टॉपिक है, तीन इंडिकेटर्स की बात करनी है। एक तो सेल्फ इंडिकेटर MnO4 माइनस, फिर Cr2O7 एंड देन I माइनस वाला। आया समझ में, आया ना? Okay, limitation of concept of oxidation number. As you have observed that in above discussion, the concept of redox processes has been evolving with the time. This process of evolution is still continuing. पहले ऑक्सीजन एडिशन आया, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव आया, फिर हाइड्रोजन की बात आई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात आई, इलेक्ट्रॉन की बात आई एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर आया। Still it is continuing. इनफैक्ट आज के टाइम में रिसेंट पास यानी कुछ 5-10 साल पहले की बात करें अगर हम, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को अब हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नॉट लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी जगह पे क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एंड रिडक्शन प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज नॉट गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बट इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर आयोनिक कंपाउंड है तो लूजिंग एंड गेनिंग तो हो जाएगा, बट अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, डेंसिटी कम होगी। आया समझ में? अराउंड द एटम इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। बोलो अप टू नाउ कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट है? कंफर्म? लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज redox reaction and electrode process. The experiment corresponding to the reaction can be also observed in the zinc rod dipped in the copper sulfate solution। जो अभी हमने किया था, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया था, उसके अंदर जिंक रॉड डाल दिया था, है या ना? वैसे हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लेके, माय मिस्टेक, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेके जिंक रॉड डाल सकते हैं। कॉपर नाइट्रेट की जगह पे क्या ले सकता है, कॉपर सल्फेट, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। The redox reaction take place and during the reaction zinc is oxidized to what, zinc ion, and copper ions are reduced to which what, metallic copper, due to the direct transfer of electron from the zinc to copper। हमने बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, उसमें जिंक रॉड रखा है, जिंक के इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन का Cu+2 वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, Cu में कन्वर्ट होगा और वो जिंक के सरफेस पे क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। आया समझ में? तो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, थोड़ा फास्ट रहूंगा, समझते जाना अच्छे से। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हीट इज ऑल्सो evolved. Now we modified this experiment such a manner that the same redox reaction transfer of electrons take place indirectly. There is necessity of separation of zinc metal from the which solution, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन में हमने जिंक, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डायरेक्टली हमने जिंक रॉड को रख लिया था, अब हम उन दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट। तो फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी टेक द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ बीकर एंड पुट द कॉपर स्ट्रिप रोड इन इट लाइक दिस। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें कॉपर रॉड रख लिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें क्या रख लिया, जिंक रॉड। देखा फिगर में? तो likewise we also take the zinc sulfate solution another beaker and put the zinc rod or strip in. Now reaction take place in either of beakers and at the interfaces of the metal and its salt solution in the each beaker both reduced and oxidized forms of same species are present। तो आप देखो अब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, इसको इलेक्ट्रोड बोलने वाले हैं, तो सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड पे होगा, जिसमें देखो कॉपर है और कॉपर के कांटेक्ट में उसका ऑक्सीडाइज आयन Cu+2 है, यहाँ पे जिंक है और जिंक के कांटेक्ट में उसका ऑक्सीडाइज आयन Zn+2 है। आया समझ में? जो बातें ऊपर पढ़ रहा हूँ वो नीचे समझा रहा हूँ, है ना? तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। दिस रिप्रेजेंट द स्पीसीज इन द विच फॉर्म, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो इस बीकर में जो भी रिएक्शन होगा उसको हम बोलेंगे, अभी कैथोड है तो इसमें होगा कैथोड, AO कैरी, AO कैरी, AO एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैरी कैथोड पे रिडक्शन, याद रख सकते हो ना? बाकी ऐसे गुजराती लग रहा हो या हिंदी लग रहा हो तो AOCR, C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन, A फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड एंड O फॉर ऑक्सीडेशन। आया समझ में? ट्रिक क्या है, AOCR एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ का जो जिंक मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Zn+2 आयन है वो कहा जाएंगे, बीकर के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कहा जाएंगे यहाँ पे, ऐसे फ्लो करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे
हाँ या ना? तो यहाँ का जो Cu+2 आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और मेटल Cu जो है वो डिपोजिट होगी। आप आया समझ में? इलेक्ट्रॉन लेना मतलब विच रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन देना मतलब विच रिएक्शन। तो दोनों हाफ रिएक्शन हो गए। A redox couple is defined having the together oxidized and reduced form of the substance taking part in the oxidation and reduction हाफ रिएक्शन। तो इसको एक रेडॉक्स कपल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जिंक है, रिड्यूस फॉर्म में है, और Zn+2 कौन से फॉर्म में? ऑक्सीडाइज। ये दोनों एक दूसरे के साथ है, जो हाफ रिएक्शन लाइक दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन में पार्ट लेने वाले। तो एक रेडॉक्स कपल ए हो गया। लाइकवाइज कॉपर+2 के कॉन्टेक्ट में एक रेडॉक्स कपल ए भी हो गया। दोनों को क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे, तब आपका फुल रेडॉक्स रिएक्शन रेडी होगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया है ना? बिल्कुल मेरे साथ स्पीड को मैच करना है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेपरेटिंग द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बाय द विच फॉर्म? रिड्यूस बाय द विच लाइन? वर्टिकल और अ स्लैश। ओके, जैसे हम सॉलिड और स्लैश करके सॉल्यूशन को बताते हैं, वैसे कोलाइडल के लिए है, आपको 12th में सिखाया जाएगा। वैसे हमें यहाँ पे भी कपल को इस तरह से शो करना है, लाइक दिस वर्ड, जैसे कि Zn+2 ऑब्लिक, तो वो बता रहा है कि जिंक रोड Zn+2 के कॉन्टेक्ट में है। दूसरा है Cu+2 ऑब्लिक Cu, मतलब कॉपर रोड दूसरे बीकर में Cu+2 के कॉन्टेक्ट में। आया समझ में? ऑक्सीडाइज आगे, रिड्यूस पीछे। In both cases, oxidized form is put before reduced form. Now we put the beaker containing the copper sulfate solution and the beaker containing the zinc sulfate solution side by side. फिगर में देख सकते हो दोनों साथ में रखे हैं। हाँ या ना? इस पैराग्राफ में पूरी फिगर को ही एक्सप्लेन करना है इस थ्योरी में, मेजोरिटी। तो which connect the solution in a solutions in a two beakers by the which bridge? Salt bridge. Use tube containing a solution of potassium chloride or ammonium nitrate, usually solidified by the boiling with agar भी एक chemical compound है, okay, and later cooling to jelly like substance. ऐसा आता है, आया समझ में? केक बनाने में काम आता है। आ गया डेंजर वाला फॉर्मूला आपके सामने? ओके, आप छोड़ दोगे ना? आप कभी पूछोगे मुझे अगर का फॉर्मूला बताओ। अभी तो अच्छा है, कंप्यूटर मुझे बहुत हेल्प करता है, बाकी पहले पूछ लेते थे तो मैं ऐसा, मुझे पता है डेंजरस वाला है, मैं भी याद नहीं रखता हूँ। आप याद रखोगे? बोलो, देखो एक बार देखो और ओके चलो। सो यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हमने सॉल्ट ब्रिज रखा, देखा, जिसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट का सॉल्यूशन है और वो ब्रिज जैसा काम करता है, इसलिए नाम क्या हो गया? सॉल्ट ब्रिज। दिस प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सॉल्यूशन विदाउट अलाउिंग देम मिक्स टू विच ईच अदर। अब होगा क्या वो समझ लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से थ्रू द वायर, थ्रू द स्विच, थ्रू द बल्ब, एमीटर, जो भी रखोगे आप, कैथोड पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ लेफ्ट टू राइट, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, मानते हैं ना हम? है या ना? अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके Cu+2 को ले लेंगे, मतलब कि इसमें कौन बढ़ता जाएगा? SO4 माइनस, और इसमें कौन बढ़ता जाएगा? Zn+2 बढ़ता जाएगा। यहाँ पे कौन से आयन बढ़ते जाएंगे? SO4 माइनस। तो ये SO4 माइनस यहाँ से एंटर हो गए, यहाँ से निकल जाएंगे और Zn+2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? ZnSO4, जो सेम एक बीकर में भी वैसा हो रहा था, याद आया? CuSO4 कन्वर्ट इनटू ZnSO4 और Cu डिपोजिटेड ऑन द जिंक रोड। ऐसा एक बीकर में भी ऐसा ही हो रहा था ना, सेपरेशन के बाद भी ऐसा ही हुआ कि इसके SO4 माइनस थ्रू द सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे आए, यहाँ पे ZnSO4 बनता जाएगा, यहाँ पे CuSO4 कम होता जाएगा, उतना Cu यहाँ पे डिपोजिट होगा। हाँ, एक बात यहाँ पे ये हुई कि कॉपर डिपोजिटेड ऑन द कॉपर एनोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, और ये जो जिंक है वो डिजोल्व होता जाएगा। आया समझ में? है या ना? पक्का? ओके। This provides an electric contact between two solutions without allowing mix with each other. अगर सिंगल बीकर में करते तो CuSO4 ZnSO4, CuSO4 जो पहले से लिया था और ZnSO4 जो बनने वाला था वो एक दूसरे के साथ क्या होते जाते? मिक्स। बट हमने यहाँ पे सेपरेशन रखा है तो और ज्वाइन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज डाल दिया है, एंड दैट्स वाई क्या नहीं होगा? मिक्सअप नहीं होगा। The zinc and copper rods are connected by the metallic wire with the provisions of the ammeter and switch, ammeter for the detection of current. Setup is shown in the figure which is known as, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, डैनियल सेल बोलते हैं, ओके, विच इज
व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन नो रिएक्शन टेक प्लेस। ऑफ मतलब कि अभी जो बताया गया है ओपन, ओके, तब कोई रिएक्शन नहीं होगा। इन आइदर ऑफ बीकर्स नो करंट फ्लो थ्रू द मेटालिक वायर। बट जैसे जैसे अगर हम स्विच बंद कर दे, मतलब कि स्विच ऑन कर दे, देन दो रिएक्शंस हो गए जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ डज नॉट टेक प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम Zn टू विच आयन बट इट इज थ्रू द विच वायर, क्योंकि दोनों को कनेक्ट कर रहा है मेटालिक वायर। कनेक्टिंग द टू रोड्स एपिरेंट फ्रॉम द एरो विच इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ, बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन फ्लो, करंट फ्लो। दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ वन बीकर टू सॉल्यूशन ऑफ अदर बीकर फॉलो बाय द माइग्रेशन ऑफ आयन। बताया था यहाँ से SO4 माइनस आयन जाएंगे, दूसरे बीकर में निकलेंगे। तो सॉल्यूशंस में जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है वो थ्रू द आयन होती है, और बाहर वायर में जो होती है थ्रू द इलेक्ट्रॉन। याद रखोगे ये चीज, फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी 12th में। ओके, नाउ वी नो दैट फ्लो ऑफ करंट इज पॉसिबल ओनली इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कॉपर रोड एंड जिंक रोड, and that is known as electrode over here. So the potential associated with this is each electrode is known as electrode potential. And if the concentration of each species taking the part in the electrode reaction is unity, concentration का यूनिट है, मतलब 1 मोलर है, मोलारिटी में मेजर करें तो। दूसरा, अगर कोई गैस उसमें पार्ट ले रहा है तो उसका प्रेशर कितना है और टेम्परेचर फर्दर कितना है, तो ये सब क्या हो गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। तब जाके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमें हर एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो किसी एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो फॉर दैट हाइड्रोजन लेके आएंगे हम। हाइड्रोजन क्या करता है, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देता भी है और लेता भी है, जैसे जिसकी नहीं। इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला कितना मानते हैं, 0। फॉर पोटेंशियल वैल्यू फॉर ईच इलेक्ट्रोड प्रोसेस is measured relative to the tendency of active species in the process to remain in a which form, oxidized or reduced form। वो species कौन से फॉर्म में स्टेबल रहेगा, ऑक्सीडाइज या तो फिर रिड्यूस। वो टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला, एंड दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल। विच पोटेंशियल, यू नो अबाउट दैट, चैप्टर नंबर 10 में आया था। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अल्कली मेटल इज हायर बट नेगेटिव। दैट मीन्स कि वो खुद पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहते हैं। आया समझ में, मतलब खुद ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। आया समझ में। नेगेटिव वैल्यू मींस रेडॉक्स कपल में स्ट्रॉन्गर कौन से एजेंट हो गए, रिड्यूसिंग। अभी वही बात हुई ना, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द मेटल, और मैंने अभी पोटेंशियल याद करवाया, नेगेटिव था। ओके, तो 0 हाइड्रोजन के कंपेयर में कम। नेगेटिव होना मतलब कि वो कौन से एजेंट हो गए, रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। एंड पॉजिटिव मींस रेडॉक्स कपल में वो क्या बन जाएंगे, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हो, लाइक फ्लोरीन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत पॉजिटिव होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा, सबसे ज्यादा पॉजिटिव तो उसी का है, तो वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया है, या उल्टा बोलना हो तो वीकर हो गया, किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन। एंड दिस आर वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस पोटेंशियल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वी गेट द अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन, लाइक आप सेल, कोई भी सेल बना के, कोई भी 2 इलेक्ट्रोड को यूज करके सेल बना सकते हो। जैसे अभी हमने डैनियल सेल बनाया जिंक एंड कॉपर से, तो उसका सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो। वो सेल पोटेंशियल यानी बैटरी के जैसे काम करेगा। ऐसे काफी सारे सेल को सीरीज में ज्वाइन कर दो तो बैटरी बन जाएगी, बैटरी इसी पे काम करती है। तो ये चैप्टर अभी सीधा कनेक्ट होगा 12th साइंस के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहां से हम बैटरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बैटरी, याद रखोगे ना। वहां से सॉल्यूशन का पीएच, काफी कुछ हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और कुछ चीजें आपको यहाँ पे दी गई है, देखो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर धीरे धीरे कम, हाइड्रोजन 0, और फिर सब नीचे नेगेटिव। आया समझ में। तो देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे नीचे जाते हो नेगेटिव, वैसे कौन सी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और जैसे ऊपर जाते हो वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। आया समझ में। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।